हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने नए सिलेबस में जो नए पोर्शन जुड़े हुए थे उनको कवर किया है। अब क्योंकि परीक्षा का समय है तो हम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मध्य प्रदेश उसे पढ़ रहे हैं। कृष्णा सर 4th यूनिट में जो जियोग्राफी है उसे कवर करा रहे हैं। मैं 2nd यूनिट में जो पार्ट है उसे कवर करा रहा हूँ। मनोज सर आपको राजवंश पूरे पढ़ा रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, पहले प्राचीन भारत के राजवंश, फिर मध्यकाल के और फिर आधुनिक के। और साथ में राजेंद्र सर आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए। इस तरीके से अगर आप ओवरऑल देखें तो आपका मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यू इन सीरीज को कंटिन्यू रूप से देखना है, आपको अपने आप को एकदम सेट कर देना है, आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, याद करना महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा में 3 घंटे में आपको कितना याद है यही देखा जाता है, आपने कितना पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप भले 10 घंटे ना पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन उस 4 घंटे में आप याद करें तो आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है, भले ही अभी 30-35 दिन बचे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोक गायन पढ़ना। हमने पिछले लेक्चर में लोक गायन की पहली क्लास ली जिसमें हमने निमाड़ के लोक गायन याद कर लिए थे। आज दूसरी क्लास है। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया है कि दूसरी यूनिट का जो मध्य प्रदेश है उसमें और 10वीं यूनिट में ये दोनों पार्ट एक साथ में लोक संगीत या लोक कला के अंदर लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य सब कुछ दिया हुआ है जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं। हमने लोक गायन क्या होता है ये पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था। लोक गायन का अर्थ आप लोगों को याद है। लोक गायन का अर्थ होता है लोक अर्थात जन सामान्य के मध्य, जन सामान्य में जन सामान्य द्वारा, और गायन मतलब गाने की परंपरा या वाचिक परंपरा। तो लोगों के मध्य जो गायन होता है उसे ही लोक गायन कहते हैं। निमाड़ का लोक गायन हमने पढ़ लिया है। आज हम मालवा का लोक गायन पढ़ रहे हैं। आपको मैं कोड बनाकर जो याद कराया था कि निमाड़ का लोक गायन क्या है, तो निमाड़ के लोक गायन आपको याद हो गए होंगे। निमाड़ के गायन हमने 2 तरीके से आपको याद कराने की कोशिश की थी। पहला, इस शब्द में से ही सारे शब्द कोड निकाल लिए थे। पहला था निर्गुणिया, दूसरा था म से निर्गुणिया के बाद साथ में नाथपंथी भी इसी से था, नाथपंथी गायन। फिर मसाणिया या काया खोज भी इसी में था। साथ में कलगी तुर्रा हमने पढ़ा, कलगी तुर्रा को डिटेल में पढ़ा। फिर गरबा, गरबी और गवलन, ऐसे हमने जितने भी जो निमाड़ के लोक नृत्य थे, लोक गायन थे, उनको डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम अगली स्टेप पे चल रहे हैं, मालवा के लोक गायन या मालवा के गायन। अब देखिए यहां मैं इस प्रकार का कोड नहीं बनाने वाला हूं, यहां हमें तो कुछ फनी कोड बनाना पड़ेगा ताकि चीजें एक साथ जुड़ी हुई रहने। तो एक जैसे कोड बनाएंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ घुस जाएंगे। तो यहां मैं कोड बना लेता हूं। हम परीक्षा में गोले भरते हैं, काले काले गोले हमें भरने होते हैं। अगर वो काले गोले आपने सही भरे हैं, प्रश्न याद नहीं भी है तो आप पास हो जाते हैं, और काले गोले गलत भर दिए, प्रश्न याद भी हैं तो गलत फेल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, मालवा के लोग जो हैं वो सही तो भर ना हर बार ऐसे एक वर्ड बोलते हैं कि वो जो काले गोले जो हमें भरने हैं, क्या कौन से काले गोले जो एग्जाम में ओएमआर शीट पर भरने हैं, तो वो गोले जो है वो सही तो भर, कैसे सही तो भर ना हर बार, लेकिन फिर भी फेल कर देते हैं। तो हमें ये कोड बना के याद रख लेना है कि मालवा के लोग दाल बाटी खूब खाते हैं, दाल बाटी खाने के बाद नींद बहुत आती है, तो नींद के नशे में बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं कि मैं गोले काले सही भरता हूं, फिर भी गलत हो जाता है, फिर भी फेल हो जाते हैं। तो सही तो भरना हर बार, ऐसे हमने एक कोड बना लिया। अब फुल फॉर्म पे आते हैं। स से संजा गीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संजा गीत, याद रख लेना। तो से तेजाजी गायन हो जाएगा, तेजाजी गीत हो जाएगा, तेजाजी गीत। भर से भरथरी गायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भरथरी गायन। न से निर्गुणिया जो हमने वहां भी पढ़ा था, यहां पे हमने निर्गुणिया पढ़ा था, वही सेम निर्गुणिया गायन यहां भी होता है, तो निर्गुणिया याद रख लेना। हर से होड़ गायन, होड़ गायन या इसी को हरबोला गायन भी कहते हैं, तो हरबोला गायन या होड़ा गायन एक ही है।
बर से बरसाती वार्ता आपको याद रखनी है, बरसाती वार्ता। तो एक बात आसान से कोड के साथ हम मालवा के जो लोक गायन है उनको याद कर लें। मैं फिर से बोल देता हूं, देखो पढ़ाने वाले 25 हो सकते हैं, पढ़ने वाले 200 हो सकते हैं। एग्जाम उसी का निकलता है जो याद करके जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो पढ़ा हुआ कुछ याद रहता है, लेकिन याद किया हुआ पूरा याद रहता है। तो हमें याद करना है, याद करने से एग्जाम निकलेगा, पढ़ने से नहीं निकलेगा। किताब पढ़िए, जो पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन याद जरूर करिए, महत्वपूर्ण है याद करना। तो मालवा के जो गायन है वो हमने कोड बनाकर याद किए। सही तो भरना हर बार, क्या बोलना है? सही तो भरना, सही तो भरना हर बार, ये हमें याद रखना है। सही तो भरना हर बार, ये याद रहेगा तो पूरी तरीके से आपको ये कोड याद रह जाएगा। और सारे संजा गीत, तेजाजी गायन, भरथरी गायन, निर्गुणिया गायन, हरबोला गायन और बरसाती वार्ता ये पूरा याद रह जाएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। क्योंकि पहला प्रश्न तो एग्जामिनर यहीं से बना लेता है कि संजा गीत किस अंचल में गाया जाता है, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो अगर अब ये कोड याद है आपको, तो संजा गीत कहाँ होते हैं? मालवा में होते हैं। तो मालवा के लोग दाल बाटी खाकर सपने देखते हुए ऐसा बोलते हैं, सही तो भरता हूं हर बार लेकिन फेल हो जाता हूं, तो सही तो भरना हर बार, ऐसे कोड बना लिया। अब हम एक एक जो गीत हमने पढ़ा है उसकी डिटेल पे चलते हैं। हम ये जो सारे गायन है इनकी एक एक डिटेल देख लेते हैं, ताकि परीक्षा एग्जामिनर एक ऐसा प्रश्न ना बना सके जो मेरे स्टूडेंट को ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मालवा के जो लोक गायन है उनको पढ़ लेते हैं। पहला है मालवा का लोक गायन भरथरी गायन। कौन सा है? भरथरी गायन। भरथरी गायन के बारे में थोड़ी सी बात पहले याद कर ले, जैसे हमने कलगी दुर्रा में पढ़ा था ना। आप सब लोग जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य, देखो भरथरी गायन में बता रहा हूं, भरथरी गायन आप सबको पता है कि जो मालवा के उज्जैन में राजा थे, मालवा के उज्जैन नाम का जो जगह है, महाकाल की नगरी उज्जैन, वहां के राजा कौन हुआ करते थे? विक्रमादित्य हुआ करते थे। और विक्रमादित्य के बड़े भाई जो थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई जो थे वो कौन थे? भरथरी थे। तो पहले राजा भरथरी को ही बनाया गया था, लेकिन इनके संबंध में कथा प्रचलन में है। इन्होंने 3 किताबें लिखी है। कौन कौन सी? नीति शतक। क्या लिखा? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। क्या लिखा? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। अब क्यों लिखा और क्या संबंध है इस भरथरी गायन का, वो समझो। राजा भरथरी जब राजा बनने वाले थे, बन रहे थे, तो ये थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति शुरू से ही थे। तो इनको एक गुरुजी जो है वो एक फल देते हैं और कहते हैं इनके गुरु की, अगर ये फल तुमने खा लिया तो तुम पूरी जिंदगी जवान रहोगे, तुम कभी बुढ़ापा नहीं डसेगा या तुम्हें बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। अब ये बैठे बैठे फल खाने ही वाले थे, लेकिन इनके मन में विचार आता है कि अगर मैं बूढ़ा हो गया और मेरी वाइफ जो है, जो मेरी पत्नी है, जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, वो, मैं बूढ़ा नहीं हुआ और वो बूढ़ी हो गई, तो मेरी इस जवानी का क्या उपयोग रहेगा। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, ये फल जो है वो अपनी पत्नी को खिला देता हूं, ताकि वो जीवन भर बूढ़ी ना हो और मुझे आनंद आता रहे, मतलब मेरे जो लाइफ है वो सेट रहे। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता यहाँ पर एक विशेष अनुभव में लिया जा रहा है। वो राजा है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो वो इस तरीके की बातें सोचे। अब जैसे ही उन्होंने ये विचार आया तो उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनकी जो पत्नी है वो दिखावे के लिए तो इनकी पत्नी थी, लेकिन वो किसी और से प्रेम करती थी। तो इनकी पत्नी के मन में भी यही ख्याल आ जाता है, क्योंकि इनकी पत्नी को ये कहते हैं कि मैं जवान रहा तो क्या मतलब, तुम जवान रहो तो अच्छी बात है। तो वो भी ये सोच लेती है कि अगर मैं जवान रहूंगी तो क्या मतलब, मेरा जो जिसे मैं प्रेम करती हूँ वो जवान रहना चाहिए, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में अच्छा सोचते हैं ना। तो यहाँ अच्छा सोचने की बात की जा रही है। तो ये जो उनकी पत्नी थी वो किसी और को ये फल दे देती है। अब जो वो व्यक्ति था वो किसी और नौकरानी से प्रेम करता था, तो वो फल वो उस नौकरानी को दे देता है। इस तरीके से वो जो नौकरानी अंततः वो फिर से राजा से ही प्रेम करती थी, भरथरी से ही प्रेम करती थी, तो वो फल फिर से राजा को ला करके या भरथरी को ला करके दे देती है। तब भरथरी को पता चलता है कि इस प्रेम का क्या आशय था और ये प्रेम कुछ नहीं है।
तब जाकर के वो वैराग्य धारण कर लेते हैं। तो पहले जब वो राजा होते हैं वो एक किताब लिखते हैं नीति शतक, जिसमें राजपाट कैसे चलाया जाए इन बातों का वर्णन है। जब वो प्रेम में पड़ जाते हैं तो वो किताब लिखते हैं श्रृंगार शतक, और जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है और वो वैराग्य धारण कर लेते हैं तो वो पुस्तक लिखते हैं वैराग्य शतक। इस प्रकार 3 किताबें उन्होंने लिखी और अंततः वैराग्य धारण कर लिया और इस पूरे दुनिया को आध्यात्म का पाठ पढ़ाया। अब ये जो भर्तरी गायन हम पढ़ रहे हैं, ये भर्तरी गायन में इन्हीं राजा भर्तरी की जो कथा है, इनके इन तीनों पक्षों को गायन के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है। कहां पहुंचाया जाता है? जन सामान्य तक उनके जो उद्देश्य थे, उनके जो लक्ष्य थे, उनको पहुंचाया जाता है। जन सामान्य में समाज में सुधार कार्य करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी एक गायन शैली बन गई भर्तरी गायन शैली। अब हम भर्तरी गायन शैली के बारे में एक एक बातें याद रख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भर्तरी गायन शैली मालवा के नाथ संप्रदाय, हमने नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ा पिछले निमाड़ में कि निमाड़ में जो नाथ संप्रदाय है वो नाथपंथी नाम के गीत गाता है। जब वही मालवा में आ जाता है तो केवल राजा भर्तरी की कथा गाता है, इसलिए उसे भर्तरी गायन कहा जाता है। तो नाथपंथी समुदाय के लोग चिंकारा पर, क्या वाद्य यंत्र क्या है? चिंकारा, ये याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। चिंकारा पर, चिंकारा वाद्य यंत्र पर इस कथा का गायन करते हैं। चिंकारा कैसा होता है? जो नारियल है उसको बीच में से 2 पार्ट में तोड़ दो, पके हुए नारियल को, उसे अंदर का जो खाने वाला हिस्सा है खाना खा लो, जो बचे हुआ आधा नारियल है उसमें एक डंडी लगा करके एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है जिसे चिंकारा कहते हैं। तो चिंकारा क्या होता है? चिंकारा नारियल की नट्टी, क्या होता है? नारियल की नट्टी और बांस और घोड़े के बालों, ये 3 चीजों से, बांस और घोड़े के बालों से निर्मित एक प्राचीन वाद्य यंत्र होता है। बहुत महत्वपूर्ण है चिंकारा, आप याद रखेंगे। चिंकारा बालों से बने धनुष से बजाया जाता है, जो बजाने का होता है ना वो ऐसा धनुष जैसा होता है। भर्तरी गायन जो है वो उज्जैन के राजा भर्तरी की वैराग्य हो जाने, राजा भर्तरी की वैरागी हो जाने और उनकी रानी पिंगला, ये रानी का नाम भी याद रखना, रानी पिंगला के विरह वियोग का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इसमें उनकी कथाएं गाई जाती हैं और जन सामान्य को शिक्षा देने की कोशिश की जाती है, श्रृंगार के प्रति, अध्यात्म के प्रति, नीतियों के प्रति, सामान्य मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए इनके प्रति और वैराग्य के प्रति। कुछ नाथपंथी अखाड़ों में सितारा तबले की संगत में बैठकर भी भर्तरी और गोपीचंद की कथाएं गाई जाती हैं। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको एक नाम बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं, सरजूबाई डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं चाहता तो यहाँ 10 नाम लिख देते, लेकिन एक नाम लिखा ताकि ये आपको याद रहे। तो भर्तरी गायन कौन करता है? ये जो भर्तरी गायन करता है ये सरजूबाई डे करती है। क्या करती है? सरजूबाई डे किस गायन से संबंधित है? वो भर्तरी गायन से संबंधित है। तो याद रख लेना, 4-5 कुछ फैक्ट हमने इसमें आपको बताए, एक कथा के माध्यम से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की कोशिश की कि भर्तरी गायन क्या है, तो ये पूरा याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भर्तरी गायन हमने कर लिया, अब हम आते हैं अगला, संत सिंगाजी के जैसे ही मालवा के संत तेजाजी की बात करते हैं। तेजाजी संत सिंगाजी के समान ही मालवा में पूजनीय है, वीर तेजाजी के नाम से जाने जाते हैं। वीर तेजाजी के नाम से इन्हें पूजा जाता है मालवा के हर क्षेत्र में, और इनके भजन गाए जाते हैं पुरुषों द्वारा। उसे तेजाजी की भजन गायन शैली कहते हैं, तेजाजी कथा गायन शैली कहते हैं। तेजाजी कथा गायन, इसमें तेजाजी को वीरोचित कार्यों को भी उतना ही ओजस्वी और शैली रूप में जन सामान्य को शिक्षा देने की कोशिश की जाती है, जितनी उनकी दया और प्रभु वत्सलता को करुणा के रूप में बोल करके लोगों को समझाया जाता है। धार जिले के वड़नगर में ऋषिजा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष तेजाजी का मेला लगता है, ये याद रख लेना आप। इस ऋषिजा नाम का जो जगह है, इसका मेला भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तेजाजी गायन में लोगों, जन सामान्य को शिक्षा देने, नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बातें की जाती है। कुछ विशेष वाद्य यंत्र नहीं है, आपको याद रखना है। जो भजन करते टाइम पर जो मृदंग बजाई जाती है, जो झांझ बजाए जाते हैं, वही इनके वाद्य यंत्र होते हैं। साथ में तेजाजी की पूजा की जाती है और तेजाजी के भजन किए जाते हैं, तो वही तेजाजी गायन शैली कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, निर्गुणिया गायन शैली। ये महत्वपूर्ण है। निर्गुणिया गायन शैली, जैसे निमाड़ में निर्गुणिया गायन शैली है, वैसे ही मालवा में भी गायन शैली है।
ये शैली मालवा में निर्गुणिया भजन शैली के नाम से जानी जाती है। मालवा में एकतारे पर, एकतारा आप समझते हैं, मैं निर्गुणिया निमाड़ वाले टाइम पे बता चुका हूं। इस माता जी के हाथ में ये जो बजाने का यंत्र दिखाई दे रहा है ये एकतारा है। क्या है ये? एकतारा। तो ये माता जी जो है एकतारे पर भजन कर रही हैं। इसमें कबीरदास जी के, मीरा जी के, रैदास के, जो भी निर्गुण संत हुए हैं उनके भजनों को गाया जाता है। तो ऐसा गाने की जो शैली है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, देखो दो प्रकार के ब्रह्म हो सकते हैं, सगुण मतलब जो आकार लिए हुए, जो मूर्ति रूप में, निर्गुण ब्रह्म जो निराकार है। तो निर्गुण ब्रह्म के जो उपासना में भजन बने हुए हैं उनको गाने की जो परंपरा है या भजन करने की जो परंपरा है वही निर्गुण भजन शैली में होती है। आपको याद रखना है कि इसमें इकतारे का प्रयोग किया जाता है, साथ में झांझ मजीरे बजाए जाते हैं। क्या होता है? इकतारे के साथ झांझ मजीरे पर स्वरों में इनका भजन किया जाता है। आपने मालवा क्षेत्र में एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, उन व्यक्ति का नाम है प्रहलाद सिंह टिपाणिया। ये प्रहलाद सिंह टिपाणिया कबीरपंथी या निर्गुण वाद्य वादक हैं, जो कि निर्गुणिया गायन शैली के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रहलाद सिंह टिपाणिया का संबंध किससे है, आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रहलाद सिंह टिपाणिया का जो संबंध है वो किससे है? निर्गुणिया गायन शैली से है। तो निर्गुणिया गायन शैली एकतारा पर गाई जाती है। प्रहलाद सिंह टिपाणिया इसमें सर्वश्रेष्ठ दल माने जाते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा भारत के विभिन्न अंचलों और विश्व स्तर पर इस शैली को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको ये याद रखना है, एक सेंटेंस इनका बहुत फेमस रहा कि माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल होए। ये जो सेंटेंस है माली सींचे सो घड़ा, माली, मैं पूरी बात नहीं करा रहा हूं नहीं तो हम भटकेंगे लिंक से। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल होए। बहुत सारे भजन है इनके, लेकिन मुझे ये एक लाइन आपको डिकोड करके बताने का मन है इसलिए बता देता हूं। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल होए का अर्थ क्या है कि आप भले कितना भी पानी पिला लो पेड़ को, जब उसमें फल आने की ऋतु आती है तभी आपको फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही आप लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए, मेहनत करना हमारा काम है। जब हम उसके योग्य हो जाएंगे, एमपीपीएससी को पास करने के योग्य हो जाएंगे, अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बिना पानी सींचे ऋतु आने पर भी फल प्राप्त नहीं होते हैं। इसको थोड़ा उल्टा करते हैं कि ऋतु आ गई और पानी नहीं दिया आपने तो भी आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। अब ऋतु आ चुकी है, एमपीपीएससी का एग्जाम आ चुका है, आपको फल देना है, फल लेना है तो आपको सींचना पड़ेगा। सींचा कैसे जाएगा? तो सींचने का तरीका होगा याद करने का। इन 15, 20, 25 दिनों में आप केवल याद करने पर फोकस कीजिए, केवल याद करो, रिवीजन करो, केवल याद करो, रिवीजन करो, एमसीक्यू लगाओ, नया कुछ मत पढ़िए। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा नहीं रहा हूं, याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो संजा गीत है। संजा गीत मालवा का एक बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो गायन है वो माना जाता है। आपको यहाँ एक दीवार पर गोबर और फूल की पत्तियों और कुछ चमक के साथ कुछ आकृतियां बनी हुई दिखाई दे रही होंगी। कुछ कुंवारी लड़कियां आपको कुछ विशेष प्रकार के जो आकृतियों को बनाते हुए दिखाई दे रही होंगी, कुछ विशेष प्रकार का गीत गाती हैं जिसे संजा गीत कहते हैं। संजा को ये माता के रूप में अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गाती हैं। संजा बाई तम जीम लो, चूट लो, चुटकई लो, ऐसे कुछ बहुत विशेष गीत गाते हैं। मैं भी जब छोटा था तो मैंने भी इस प्रकार के गीत सुने हैं, गाए हैं। चलिए संजा गीत की बात करते हैं। संजा गीत मूलतः किशोरी पारंपरिक गायन है। ये पॉइंट याद रख लेना है, किशोरियों द्वारा परंपरागत रूप से गायन किया जाने वाला गायन शैली है। संजा एक माता को मानते हुए उनसे अच्छे पति की कामना करते हुए ये गीत गाए जाते हैं। पितृपक्ष में किशोरी संजा माता का पूजन करती है। कब करती है ये भी याद रख लेना, पितृपक्ष में। और पितृपक्ष में 15 दिन तक जब पितृपक्ष चलता है तो 16वें दिन इनका उद्घाटन करके इनको विदा किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई सहवाद्य नहीं होता, कुछ गाने बजाने वाली कोई चीज नहीं होती। केवल लड़कियां, छोटी छोटी सी लड़कियां, कुमारी लड़कियां मधुर मधुर स्वर में इसको गाती हैं। ये मालवा में गोबर
और फूल पत्तियों से संजा की सुंदर आकृतियां बनाई जाती है और शाम को उनकी पूजा करते हैं और संजा गीत गाते हैं। 16वें दिन पितृ अमावस्या को किशोरियां संजा को विदा करती है ससम्मान और उनसे प्रार्थना करती है कि हमें अच्छा पति मिले। इस प्रकार एक गायन शैली का जन्म मालवा में हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, मालवा में जो गायन शैली जन्मी जिसे संजा गीत कहा जाता है। इसे संजा गीत क्यों कहा जाता है, इस बात पर याद रखिए। ये देखिए, मालवी भाषा में जो शाम होती है उसे शाम को संजा कहा जाता है और शाम के टाइम पर गाए जाने के कारण ही इसे संजा गीत कहा जाने लगा और उसे माता भी, क्योंकि शाम की माता होती है इसलिए संजा माता कहा जाने लगा। तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का अगला जो लोक गायन है वो बरसाती वार्ता या मालवी वार्ता है। इसे मालवी वार्ता भी कहते हैं, मालवी वार्ता भी कहते हैं और इसे ही बरसाती वार्ता भी कहते हैं। बरसाती वार्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि बरसात में की जाती है इसलिए बरसाती वार्ता। मालवी वार्ता इसलिए कहते हो क्योंकि मालवा क्षेत्र में की जाती है इसलिए मालवी वार्ता। अब ये जो वार्ता शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बातें करना। आपने वार्तालाप सुना होगा, उस वार्तालाप को जब मालवी भाषा में बोला जाएगा तो वो वार्ता बनेगा। क्या बनेगा, वार्ता। वैसे भी इसमें मुहावरे कहावतों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बरसाती वार्ता मालवा के वार्ता का प्रचलन है जो घरों में स्त्रियां मोहल्ले की स्त्रियों के साथ करती हैं। चुटकुले, कहावतें, मुहावरों के रूप में इस वार्ता को किया जाता है। जब महिलाएं बरसात के समय घर में बैठकर, खेत में काम नहीं होता, घर में बैठकर दिन भर बोर होती हैं, तो अड़ोसी पड़ोस पे सारी महिलाएं मिलकर के एक विशेष मुहावरे के रूप में कुछ बातें करती हैं जिसे बरसाती वार्ता कहते हैं। ये चंपू शैली में होता है। यही प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा था, स्टार लगा दिया मैंने, कि जो बरसाती वार्ता है ये चंपू शैली में गाई जाती है। कौन सी शैली में गाई जाती है, चंपू शैली में, क्योंकि इसमें गद्य भी होता है, इसमें पद्य भी होता है। चंपू शैली का अर्थ होता है ऐसी शैली जिसमें गद्य का भी मिश्रण हो और पद्य का भी मिश्रण हो, वो चंपू शैली कहलाती है। बरसाती वार्ता का गायन बरसात के समय में किया जाता है इसलिए इसका नाम बरसाती वार्ता पड़ा। मालवा के गांव में घरों में बैठकर बरसाती वार्ता रात भर महिलाएं करती रहती हैं, दिन भर रात भर शाम के समय की जाती हैं, इसलिए इसे बरसाती वार्ता कहते हैं। हमने मालवा की जितनी भी विशेष प्रकार की जो गायन शैलियां थी सबको डीप में पढ़ा। आगे की जो बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो गायन शैलियां हैं उनको और ज्यादा अच्छे से हम पढ़ेंगे, कोट बनाकर याद कर रहे हैं। सब लोग कॉपी में इस कोट को लिखकर 2-3 बार दोहरा लें ताकि आपको याद हो जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको ये श्रृंखला कैसी लगी, आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए और विशेष एफर्ट्स लगाएंगे। थैंक यू।